दोस्तों का एक ग्रुप बस पूल में मस्ती कर रहा था। अचानक पूल के किनारे पर एक चिंपैंजी आ जाता है, लेकिन ये कोई आम चिंपैंजी नहीं है। इसके अंदर एक जानलेवा वायरस है। सब लोग तुरंत डर जाते हैं। वो डर के मारे एक साथ चिपक कर खड़े हो जाते हैं। किस्मत से उस चिंपैंजी को पानी से नफरत है, इसीलिए वो बस किनारे पर घूमता रहता है और उन्हें देखता रहता है। लेकिन उस जानवर का वहाँ खड़े होकर बस आपको घूरते रहना, ये सचमुच हड्डियों तक को कपा देने वाला है। निक को अचानक एहसास होता है कि पूल एक चट्टान के बिल्कुल बगल में है। उसके दिमाग में एक खतरनाक और क्रेजी प्लान आता है। वो गहरी सांस लेता है। निक सीधा उस जानवर की तरफ तैरता है। वो पानी से उछलता है और चिंपैंजी को टैकल करता है। वो उसे किनारे से नीचे धकेलने की कोशिश करता है। जैसे ही उसे लगता है कि उसने काम कर दिया, एक मजबूत हाथ उसका हाथ पकड़ लेता है। क्लाइंबिंग ही तो चिंपैंजी सबसे अच्छा करते हैं। एक झटके के साथ वो निक को ही चट्टान से नीचे फेंक देता है। चिंपैंजी बिना किसी मेहनत के वापस ऊपर आ जाता है। वो वहाँ खड़ा होकर बचे हुए लोगों को घूरता है। अब वो इस खून के प्यासे जानवर से धीरे धीरे टॉर्चर होने के लिए फंस गए हैं। लेकिन चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। कहानी असल में एक दिन पहले शुरू होती है। लूसी गर्मी की छुट्टियों के लिए हवाई अपने घर वापस आ रही है। उसके साथ उसका ग्रुप है, उसकी बेस्ट फ्रेंड केट और एक गुस्सैल लड़का जिसका नाम निक है। लूसी को एक सिंपल रियूनियन और शांत छुट्टियों की उम्मीद है, लेकिन केट ने बिना पूछे किसी और को भी बुला लिया है। वो एक्स्ट्रा गेस्ट है हन्ना और लूसी के बीच शुरू से ही वो अजीब सी फ्रेंडमी वाली टेंशन है। वो मुस्कुराते तो हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी दोस्ताना नहीं लगता। बोर्डिंग के दौरान ग्रुप की मुलाकात दो लड़कों से होती है जो पैराडाइज में पार्टी करना चाहते हैं। उनके नाम ड्रू और ब्रैड हैं। लैंड करने के बाद लूसी अपने 3 दोस्तों को अपने घर ले जाती है। ये एक शानदार एकांत घर है जो सीधे एक चट्टान में बना हुआ है। पीछे की तरफ एक इन्फिनिटी पूल है जो किनारे के बेहद करीब बना है। ये एक सपनों जैसा लगता है। उस रात हन्ना थोड़ी ताजी हवा के लिए बालकनी पर आती है। वो सीढ़ियों से नीचे जाती है। वो एक स्विच ऑन करती है। जैसे ही लाइट जलती है, हन्ना पूल के किनारे जाने से खुद को रोक नहीं पाती। वो पानी में हल्के से हाथ मारती है। वो आह भरती है, सोचती है अब ये हुई ना असली छुट्टी। तभी उसके पीछे एक चिंपैंजी आ जाता है। उसका नाम बेन है। वो लूसी का पालतू चिंपैंजी है। असल में वो परिवार की तरह है। बेन बहुत इंटेलिजेंट है। उसे ट्रेनिंग लूसी की स्वर्गीय माँ ने दी थी, जो भाषा और कम्युनिकेशन रिसर्च में काम करती थी। वो टैबलेट पर कस्टम साउंड बोर्ड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके बात भी कर सकता है। लेकिन आज रात बेन के साथ कुछ गड़बड़ है। वो किनारे पर बैठकर पानी को घूर रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब अनकहा डर है। हन्ना को उसका नाम कुछ बार पुकारना पड़ता है। आखिरकार वो धीरे से अपना सिर घुमाता है। वो हन्ना से हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन 1 सेकंड बाद बेन अचानक हन्ना की कलाई को जोर से पकड़ लेता है। उसकी पकड़ डरावनी हद तक मजबूत है। शुक्र है एक तेज सीटी की आवाज ठीक समय पर हवा में गूंजती है। लूसी के पिता एडम बीच में आते हैं। वो सुन नहीं सकते हैं। एडम अपने फोन पर एक सफाई टाइप करते हैं। वो कहते हैं कि बेन बस ज्यादा उत्साहित है। अजनबियों से मिलकर वो थोड़ा उत्तेजित हो गया है। वो सोने का समय वाला इशारा करते हैं और फिर बेन को ले जाते हैं। एडम बेन को वापस उसके पिंजरे में ले जाते हैं, लेकिन अंदर उन्हें एक नेवले की लाश मिलती है। ऐसा लगता है कि बेन ने उसे मार डाला। एडम मजाक में साइन लैंग्वेज में कहते हैं कि बेन फिर से पड़ोसियों से लड़ रहा है। हालांकि वो चेहरा गंभीर रखते हैं। उसकी जांच करते समय एडम को बेन के हाथ पर काटने का निशान मिलता है। वो बेन को कुछ पल के लिए दिलासा देते हैं, फिर पिंजरे को लॉक कर देते हैं। वो मरे हुए नेवले को थैले में भरकर ले जाते हैं। अगली सुबह एडम वो थैला पकड़े हुए हैं। वो लूसी और उसकी बहन एरिन को बताते हैं कि क्या हुआ। एक नेवला बेन के पिंजरे में घुस गया और उसे काट लिया। वो इसे संभाल रहे हैं। बस एहतियात के तौर पर वो वेटनरी डॉक्टर डग लैम्बर्ट को बुलाते हैं। वो उनसे बेन को चेक करने और कुछ एंटीबायोटिक्स लाने के लिए कहते हैं। फिलहाल के लिए बेन अपने पिंजरे में बंद रहेगा। एडम एक राइटर हैं और उन्हें एक बुक लॉन्च के लिए बाहर जाना है। बाकी सब लोग आधिकारिक तौर पर अपनी छुट्टियां शुरू करते हैं। वो पूल में मस्ती करते हुए बहुत एंजॉय करते हैं। शाम तक डॉक्टर लैम्बर्ट अपने गियर के साथ पिंजरे के पास पहुंचते हैं। वो दरवाजा खोलते हैं और सीधे अंदर चले जाते हैं, पूरी तरह से बेफिक्र। आखिरकार वो और बेन पुराने दोस्त हैं, लेकिन बेन अंधेरे में कहीं छिपा है और जोर जोर से सांस ले रहा है। लैम्बर्ट एक इंजेक्शन तैयार करते हैं। बेन की मदद के लिए बस एक शॉट काफी है, लेकिन जब वो मुड़ते हैं बेन गायब है। वो बेन का पसंदीदा टेडी बियर उठाते हैं। वो उसे बाहर बुलाने के लिए आवाज लगाते हैं। बेन खिलौने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन अगले ही पल एक भयानक ताकत फूट पड़ती है। बेन लैम्बर्ट को अंधेरे में खींच लेता है और उसे मार डालता है। इसी बीच केट लिविंग रूम में अपने फोन पर स्क्रॉल कर रही है। उसे अपने पीछे एक आवाज सुनाई देती है। वो मुड़ती है और देखती है कि टेडी बियर टेबल पर रखा है और उसका चेहरा उसी की तरफ है। वो जाकर उसे उठाती है। उसे लगता है कि बेन बस लुका छिपी खेल रहा है। तभी बेन अचानक टेबल के ऊपर आ जाता है, लेकिन बेन पूरी तरह से पागल लग रहा है। केट को बहुत बुरी फीलिंग आती है। वो जल्दी से दरवाजा खोलती है और सीढ़ियों की तरफ भागती है। बेन को करीब आते देख केट लूसी के लिए चिल्लाती है। वो उससे तुरंत नीचे आने की भीख मांगती है। कांच के दरवाजे के पार बेन का चेहरा बेहद डरावना लग रहा है। जब तक लूसी दौड़कर आती है, बेन गायब हो चुका होता है। केट जोर देकर कहती है कि बेन पागल जैसा बर्ताव कर रहा है, लेकिन लूसी को यकीन नहीं होता। तभी उसकी नजर टेडी बियर पर लगे खून के धब्बे पर पड़ती है। अब उसे बहुत
बहुत बुरा एहसास हो रहा है। अचानक दूर से हन्ना की चीख हवा को चीर देती है। ग्रुप आवाज की तरफ भागता है। वो पूल के किनारे पहुंचते हैं। वहाँ बेन, निक और हन्ना के साथ आमने सामने खड़ा है। लूसी जोर से बेन का नाम चिल्लाती है। तभी बेन घूमता है। वो आक्रामक होकर अपनी छाती पीटता है। लूसी घबराहट में बेन से पूछती है कि क्या हुआ। निक समझ जाता है कि स्थिति खराब है। वो पास के टूल बॉक्स से रस्सी निकालकर बेन को फंसाने का फैसला करता है। वो सावधानी से बॉक्स को खोलता है। अचानक जोर जोर से संगीत बजने लगता है। तेज आवाज से बेन तुरंत भड़क जाता है। निक घबरा जाता है और उसे बंद करने का स्विच नहीं मिलता। वो उस शोर मचाने वाले खिलौने को उठाता है और सीधा चट्टान से नीचे फेंक देता है। संगीत बंद हो जाता है। निक वापस रस्सी खोजने लगता है। वो उसका एक फंदा बनाता है। इस बीच लूसी धीरे से बेन को शांत करती है। बेन आखिरकार थोड़ा शांत होता दिखता है। वो धीरे से लूसी की तरफ गले मिलने के लिए झुकता है। लूसी वो रस्सी लेती है जो निक उसे देता है। वो इसे बेन के गले में डाल देती है, लेकिन इससे वो और भड़क जाता है। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। ग्रुप खुद को बेबस महसूस करता है। तभी लूसी की बहन एरिन दौड़ कर आती है। वो कहती है कि ये काम नहीं कर रहा। उन्हें तुरंत डॉक्टर लैम्बर्ट या अपने पिताजी को बुलाना होगा। हन्ना साइड से बोलती है, क्या इस बीमार जानवर को संभालने के लिए कोई बंदूक नहीं है? लूसी तुरंत उसे डांट देती है। केट अपना फोन निकालती है और डॉक्टर लैम्बर्ट को कॉल करती है। उनके डर का ठिकाना नहीं रहता जब पास में ही लैम्बर्ट का रिंगटोन बजने लगता है। उन्हें एक भयानक सच का एहसास होता है कि डॉक्टर लैम्बर्ट यहाँ आ चुके थे, लेकिन अब वो मर चुके हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, पागल बेन रस्सी को चबाकर काट देता है। वो सीधा एरिन पर झपटता है जो सबसे करीब है। वो अपने दांत सीधे उसके पैर में गड़ा देता है। ग्रुप मिलकर बेन को खींचने की कोशिश करता है। हन्ना बाहर निकलने का रास्ता देखती है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन तेज नजर वाला बेन तुरंत उसका रास्ता रोक देता है। हन्ना अपनी जगह पर जम जाती है। ये देखकर निक चिल्लाता है, पूल में कूद जाओ, बेन तैर नहीं सकता। एक एक करके वो पानी में कूद जाते हैं। क्योंकि वो इतनी घबराहट में कूदते हैं, वो थोड़ा पानी निगल लेते हैं और खांसने लगते हैं। एरिन की हालत बहुत खराब है। निक अपनी शर्ट फाड़ता है और उसके घाव पर लपेट देता है। ये एक काम चलाऊ पट्टी है। अचानक हन्ना को एहसास होता है कि बेन को शायद रेबीज है। यही पानी से डर की वजह है। इसका मतलब है कि एरिन भी शायद संक्रमित हो चुकी है। अगर उसे 48 घंटों के भीतर टीका नहीं मिला तो मौत पक्की है। उनके फोन पुल डेक पर पड़े हैं। बाकी लोग बस मदद के लिए चिल्ला सकते हैं। अब कहानी की शुरुआत को याद करें। निक के मरने के बाद बाकी लोग बस अपने अंत का इंतजार कर रहे हैं। समय बीतता है, हालांकि किसी को नहीं पता कि कितना। बेन किनारे पर खड़ा है, चुपचाप अपने मौके का इंतजार कर रहा है। लूसी अपने आसपास देखती है। वो जानती है कि वो हमेशा ऐसे नहीं रह सकते। एरिन की हालत हर मिनट बिगड़ती जा रही है। इसीलिए लूसी धीरे धीरे पूल के किनारे की ओर बढ़ती है। वो बेन को चेक करती है जो ज्यादा दूर नहीं है। वो डरते डरते बाहर निकलती है। बेन बस उसे देखता है, वो हमला नहीं करता। लूसी धीरे धीरे आगे रेंगती है। वो टूल बॉक्स के पास एक हवा भरने वाला राफ्ट पकड़ती है और उसे पानी में धकेल देती है। अब एरिन के पास तैरने के लिए एक सुरक्षित जगह है। लूसी को अपना मौका दिखता है। वो फिर से फोन की ओर देखती है। वो बेन से केवल कुछ फीट की दूरी पर है। लूसी कुछ कदम आगे बढ़ती है। वो फोन की ओर खिसकती है। अचानक फोन बजने लगता है। बेन फिर से पागल हो जाता है। केट भी ऊपर चढ़ती है। वो बेन को विचलित करने के लिए उस पर चिल्लाती है। जैसे ही बेन उसकी तरफ दौड़ता है, वो पानी में गोता लगा देती है। इससे लूसी को फोन पकड़ने का मौका मिल जाता है, लेकिन स्क्रीन टूटी हुई है। बटन काम नहीं कर रहे हैं। किस्मत से पिछला कॉल कनेक्ट हो जाता है। ये ड्रू और ब्रैड हैं, प्लेन वाले लड़के। जब वो केट की मदद की चीखें सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि ये कोई मजाक है। हन्ना फोन छीनती है और उन पर बरस पड़ती है। अचानक बेन उस पर झपटता है। वो हन्ना के बालों को बुरी तरह पकड़ लेता है। उसकी खोपड़ी बुरी तरह जख्मी हो जाती है। हन्ना बचने के लिए पानी में गिर जाती है। बदकिस्मती से फोन भी गिर जाता है। पानी उसे तुरंत खराब कर देता है। जैसे ही वो उम्मीद खोने लगते हैं, उन्हें बेन के टैबलेट से एक आवाज सुनाई देती है, डैड डैड। ये बार बार दोहराता है। लूसी को एहसास होता है कि उनके सामने वाला चिंपैंजी अब बेन नहीं रहा। इस बीच एडम का बुक लॉन्च सुपरहिट है। लोग उनके ऑटोग्राफ के लिए लाइन में लगे हैं। तभी एडम को एक टेक्स्ट मिलता है। उन्होंने जो नेवले का सैंपल भेजा था वो रेबीज पॉजिटिव निकला है, लेकिन हवाई को तो रेबीज मुक्त माना जाता है। लैब को 100% यकीन करने के लिए दोबारा टेस्ट करना होगा। एडम जल्दी से धन्यवाद भेजते हैं। फ्री होते ही वो लूसी और एरिन को कॉल करते हैं, लेकिन कोई नहीं उठाता। वापस घर पर ग्रुप पूल फ्लोट्स पर थोड़ी देर के लिए सो जाता है। केट चारों ओर देखती है। बेन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो दूसरों को बताती है कि रास्ता साफ है। उन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि कितना समय बीत चुका है। एरिन को बुखार चढ़ने लगा है। उसे मेडिकल हेल्प चाहिए जल्दी। लूसी हिम्मत जुटाती है और पूल से बाहर निकलती है। केट नहीं चाहती कि वो अकेली जाए, इसलिए वो उसके पीछे जाती है। वो सोचते हैं कि साथ में वो ज्यादा मजबूत है। वो बालकनी की सीढ़ियों की ओर बढ़ते हैं। बेन का अभी भी कोई नामो निशान नहीं है। कभी कभी जो आप नहीं देख सकते उसका डर ज्यादा बुरा होता है। आपको कभी नहीं पता होता कि
कि खतरा कब और कहां से आएगा। वो कांच का दरवाजा खोलते हैं और लिविंग रूम में कदम रखते हैं। उन्हें एक फोन चार्जिंग पर लगा हुआ दिखता है। जैसे ही लूसी उसके लिए हाथ बढ़ाती है, गलती से उसका पैर टीवी रिमोट पर पड़ जाता है। टीवी जोर से चालू हो जाता है। शोर से बेन जाग जाता है जो अंधेरे में छिपा हुआ था। वो फोन छोड़ते हैं और पास की एक अलमारी में घुस जाते हैं। दरारों से वो देखते हैं कि बेन टीवी पर टूट पड़ता है। हमले की हिंसा उन्हें चौंका देती है। वो किसी चीज से टकराते हैं और बेन तुरंत सुन लेता है। वो अलमारी की ओर पीछे दुबक जाते हैं। बेन एक पल में दरवाजे पर होता है। वो सीधे दरारों को तोड़ देता है। शुक्र है वो अपनी सांसें रोक लेते हैं। वो कोने में छिपे रहते हैं और बेन उन्हें नहीं देख पाता। बेन वहां से चला जाता है। एक पल बाद लूसी फिर से फोन की ओर रेंगती है। वो उसे पकड़ती है लेकिन एक आवाज गूंजती है। बेन नीचे कूदता है और लूसी के आसपास की जगह को पीटना शुरू कर देता है। शुक्र है केट बीच में आती है और बेन को पीछे खींचती है। वो लूसी को लिविंग रूम से बाहर निकलने में मदद करती है। वो दरवाजा बंद कर देते हैं। बेन को दूसरी तरफ रोक देते हैं। बेन बस वहां खड़ा रहता है। कांच के माध्यम से उन्हें घूरता है। वो लगभग उदास दिखता है। फिर बेन के पास रुकने के अलावा कोई चारा नहीं होता। वो धीरे धीरे कांच के दरवाजे से पीछे हटने लगता है। वो दोनों देखते हैं कि बेन रुकता है और फर्श पर जोर से मारता है। लूसी को आभास होता है कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। बेन कांच के दरवाजे पर पूरी ताकत से दौड़ता है। वो कांच तोड़कर सीधे अंदर आ जाता है। केट पीछे इतनी घबराई हुई है कि वो फिसल जाती है और सीढ़ियों पर गिर जाती है। वो एक भारी पत्थर उठाता है और उसे पीट पीट कर मार डालता है। फिर वो भागने की कोशिश कर रही लूसी की पीठ पर वो पत्थर दे मारता है। वो लूसी को जमीन पर गिरा देता है। ये पानी से देखते हुए हन्ना किनारे पर भागती है। वो पास पड़ी एक रस्सी पकड़ती है। वो जल्दी से इसे बेन की गर्दन में फंसा देती है। वो अपनी पूरी ताकत से पीछे खींचती है। यही एक चीज है जो बेन को लूसी को काटने से रोक रही है। गुस्से में बेन अपना सिर घुमाता है। वो अपना निशाना तुरंत बदल देता है। इससे लूसी को भागने का मौका मिल जाता है। वो दोनों ठीक समय पर पानी में गोता लगा देते हैं। वो दोनों रस्सी को पकड़ लेते हैं। वो पूल के किनारे पर अपने पैर जमाते हैं और रस्सी को जोर से खींचते हैं। बेन को पानी से बहुत डर लगता है। जैसे ही उसे किनारे की ओर खींचा जाता है, बेन अपनी पूरी ताकत से वापस लड़ता है। वो उनकी पकड़ से छूट जाता है। गुस्से में पागल होकर बेन चिल्लाता है और रस्सी पर झपटता है। काफी देर बाद गेट के बाहर एक इंजन की आवाज आती है। ड्रू और ब्रैड मौके पर पहुंचते हैं लेकिन अंदर आने के बाद उन्हें कोई नहीं मिलता। इसके बजाय उन्हें लिविंग रूम पूरी तरह से बिखरा हुआ मिलता है। ड्रू लूसी के बेडरूम में जाता है। बेन उसे तुरंत देख लेता है। बिना किसी हिचकिचाहट के बेन ड्रू का जबड़ा उखाड़ देता है। एक खून जमा देने वाली चीख ब्रैड के कानों तक पहुंचती है लेकिन उसे खतरे का पूरा अंदाजा नहीं होता। वो बालकनी पर बाहर आता है। वो देखता है कि ग्रुप पुल में दुबका हुआ है। उत्साह में ब्रैड ड्रू को बुलाने के लिए चिल्लाता है। उसकी आवाज पानी में दूसरों को जगा देती है। लूसी बेताबी से उसे चुप रहने के लिए कहती है लेकिन अगले ही सेकंड बेन की परछाई दिखाई देती है। ब्रैड को जमीन पर कुछ अजीब दिखता है। वो उसे उठाता है और महसूस करता है कि ये एक हड्डी है और बेन ठीक उसके पीछे खड़ा है। वो उसे तुरंत टैकल करता है। वो एक फावड़ा पकड़ता है और ब्रैड को तब तक मारता है जब तक वो हिलना बंद नहीं कर देता। हन्ना आखिरकार हिम्मत जुटाती है। वो बालकनी पर दौड़ती है। बेन को अभी भी ब्रैड को पीटते हुए देखकर वो अंदर भागती है। वो कार की चाबियां पकड़ती है और भागती है। वो जल्दी से ड्राइवर की सीट पर बैठ जाती है। वो दरवाजा बंद करती है लेकिन उसके डर का ठिकाना नहीं रहता। चाबी काम नहीं करती। वो देखती है कि पास में एक और कार खड़ी है। उसने घबराहट में गलत चाबियां उठा ली। जैसे ही वो बाहर निकलती है, वो देखती है कि बेन उसका रास्ता रोके खड़ा है। हन्ना को वापस कार में घुसना पड़ता है। वो दरवाजे लॉक कर देती है। फिर वो 911 डायल करती है। अचानक बेन के हाथ कार की चाबियों पर पड़ जाते हैं। वो अनलॉक बटन दबाता है लेकिन हन्ना फुर्ती दिखाती है और मैन्युअली दरवाजा फिर से लॉक कर देती है। ये महसूस करते हुए कि ये रास्ता बंद है, बेन गायब हो जाता है। तभी डिक्की खुलती है। हन्ना को पता है कि वो मुसीबत में है। वो भागने के लिए दरवाजा खोलती है लेकिन बेन उसे वापस खींच लेता है। वो कार के अंदर ही उस पर बुरी तरह हमला करता है। उसकी चीखें गैरेज में गूंजती हैं। अब केवल लूसी और घायल एरिन ही बचे हैं। लूसी अपनी बहन के सिर को सहलाती है, उसे दिलासा देने की कोशिश करती है लेकिन एरिन इतनी कमजोर है कि एक शब्द भी नहीं बोल सकती। इसे खत्म करने का फैसला करते हुए लूसी एक बड़ा जोखिम उठाती है। वो रेंगते हुए बालकनी पर आती है। उसके चारों ओर की शांति डरावनी है। वो इतनी घबराई हुई है कि गलती से टूटे हुए कांच पर पैर रख देती है। अगले ही सेकंड बेन बाहर झपटता है। ठीक उसी समय बाहर एक कार रुकती है। बेन रुक जाता है और ये देखने के लिए ऊपर चढ़ता है कि कौन है। ये एडम है। वो दूर नहीं रह सका और घर वापस आ गया। वो देखता है कि घर पूरी तरह से तबाह हो गया है। जैसे ही वो फर्श से एक फोटो फ्रेम उठाता है, बेन ठीक उसके पीछे आ जाता है लेकिन एडम को कुछ सुनाई नहीं देता। शुक्र है लूसी ठीक समय पर आ जाती है और बेन को वहां से दूर ले जाती है लेकिन फिर बेन लूसी को पकड़ लेता है। अजीब बात है, वो उसे मारने के लिए तुरंत हमला नहीं करता। इसके बजाय वो उसका हाथ पकड़ता है। लूसी को लगता है कि
बेन के मन में शायद अभी भी उसके लिए भावनाएं हैं, लेकिन एक सेकंड बाद वो उसकी उंगलियां तोड़ देता है। लूसी बेन के घाव को नोचती है, जिससे उसे बिस्तर के नीचे घुसने का बस इतना समय मिल जाता है। जैसे ही बेन करीब आता है, एरिन दिखाई देती है और उसका ध्यान भटकाती है। वो एरिन को पकड़ता है और उसकी पीठ को नोच डालता है। लूसी मदद के लिए दौड़ती है। दोनों बहनें एक आखिरी लड़ाई के लिए बालकनी पर बेन का सामना करती हैं, लेकिन बेन फिर से लूसी को टैकल कर लेता है। जैसे ही वो उसका चेहरा फाड़ने वाला होता है, एक जानी पहचानी सीटी बजती है। ये बेन को रोक देती है। एडम आखिरकार पहुंच गया है। बेन एडम को देखता है और हमला करता है। अपने दांत उसके पैर में गड़ा देता है। लूसी बेन पर फावड़ा चलाती है, लेकिन वो टूट जाता है और बेन उसे जमीन पर पटक देता है। एडम एक बार फिर बेन से लड़ने के लिए लड़खड़ाते हुए उठता है, लेकिन बेन बहुत ताकतवर है और उसे जल्दी ही नीचे गिरा देता है। एडम की जान खतरे में देख बहनें बेन का ध्यान खींचने के लिए चिल्लाती हैं। एडम एक वाइन की बोतल पकड़ता है, उसे फोड़ता है और नुकीले कांच को बेन की छाती में घोंप देता है। बेन दर्द से तड़पते हुए गिर जाता है। जैसे ही तीनों एक साथ आते हैं, बेन वापस खड़ा हो जाता है। वो लूसी पर झपटता है, जो उसके सबसे करीब खड़ी है। वो हाथापाई करते हैं और दूसरी मंजिल की रेलिंग से टकराते हैं। एडम तुरंत प्रतिक्रिया करता है और लूसी की कलाई पकड़ लेता है। बेन अपना संतुलन खो देता है और गिर जाता है। वो एक टूटे हुए लकड़ी के खूंटे पर जोर से गिरता है और तुरंत मर जाता है। पुलिस और मेडिक्स आ जाते हैं। एरिन को अस्पताल ले जाया जाता है। लूसी और एडम सामने के आंगन में खड़े हैं, थके हुए लेकिन जिंदा। कमेंट में बताएं आपको किसके मरने का सबसे ज्यादा बुरा लगा।